काटसा एक्ट है क्या? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, थ्रू सैंक्शन एक्ट। एडवर्सरी का मतलब होता है शत्रु, विरोधी। तो क्या कर रहा है कि काउंटर करना है किसको? जो अमेरिका का शत्रु है, उस देश के साथ अगर कोई व्यापारिक संबंध, सैन्य संबंध, सामरिक गठबंधन करेगा तो अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा देगा। और इसमें मुख्य रूप में किसको टारगेट किया गया है? तो रशिया को, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को। कि जैसे मान लीजिए भारत अगर रशिया से कुछ हथियार खरीदता है, रशिया के साथ कोई बड़ा व्यापारिक समझौता करता है, तो अमेरिका काटसा एक्ट के तहत जो यूएस फेडरल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? इंडिया पर सैंक्शन इंपोज करेगी कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हम बंद कर रहे हैं, आपके साथ कोई समझौता नहीं। अब ये बड़ा ही टफ कानून है। अब सोचिए कि अमेरिका अगर आप पर सैंक्शन लगा दे तो उसके समर्थन में पश्चिम देश के कई विकसित देश शामिल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत देखिए अपनी डीहाइफिनेशन थ्योरी में, हमें रशिया से भी हथियार लेने हैं, हमें इजराइल से भी लेने, हमें फ्रांस से आपने राफेल खरीदा, आप अमेरिका से बहुत उन्नत प्रौद्योगिकी हथियारों का आपने आयात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने राष्ट्र हित की चिंता है। रशिया और अमेरिका के अपने क्या रिलेशन है, उससे कुछ नहीं लेना देना। पहले क्या होता था कि हम रशिया की तरफ, सोवियत रूस की तरफ जब झुके हुए थे तो हमने अमेरिका से दूरी बना ली थी। और एक लंबा दशक जो है, 2-3 दशक तक अमेरिका भारत संबंधों के मध्य दूरी का एक प्रधान कारण क्या था? कि भारतीय विदेश नीतिकारों का सोवियत रूस पर आवश्यकता से अधिक झुकाव। हालांकि सोवियत रूस सदाबहार मित्र रहा है, उसने हमें बुरे वक्त में उबारने में मदद की है। कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां विपरीत थी, तो उसने एक सच्चे मित्र का परिचय दिया है। और भारत की पूरी जो रक्षा प्रौद्योगिकी है आपकी 65-70% जो है वह किस पर निर्भर रही है? रशिया पर। ऐसी स्थिति में भारत रूस की तरफ, सोवियत रूस तभी हुआ करता था, उधर ज्यादा टिल्ट हुआ, इससे अमेरिका हमसे क्या हो गया? धीरे धीरे दूर चला गया। तो विदेश नीति में आपको एक बैलेंस चाहिए। रशिया अमेरिका के आपसी संबंध, उन्हें हमसे क्या लेना देना, हमें उनसे क्या लेना देना? वो दोनों लड़े मड़े, हमें उनसे क्या? हमें अपनी राष्ट्र हित की चिंता है। तो हम रशिया के साथ भी संबंध रखेंगे, अमेरिका के साथ भी, इजराइल के साथ भी रखेंगे, फिलिस्तीन के साथ भी, साउथ कोरिया के साथ भी संबंध रखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो नॉर्थ कोरिया के साथ भी संबंध रखेंगे, चाइना के साथ भी संबंध रखेंगे, जापान के। ये सब कौन है? घोर विरोधी अंतरराष्ट्रीय मंच पर, जैसे भारत पाकिस्तान लड़ता रहता है, उसी प्रकार चाइना जापान के मध्य कटुतापूर्ण वातावरण है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में 36 का आंकड़ा है। तो भारत अपनी विदेश डीहाइफिनेशन यही कहता है कि हम अपने राष्ट्र हित की चिंता करते हुए हम किसी के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। दो देशों के मध्य आपसी संबंध क्या है उससे हमें कोई परवाह, कोई मतलब नहीं है ना। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। कुछ और पॉइंट रह गए बच्चों, देख लेते। ध्यान रखना, ये सब बहुत सारी बातें जब आप इंडिया यूएसए पढ़ेंगे, इंडिया रशिया पढ़ेंगे, इंडिया यूके पढ़ेंगे, तो बहुत सारी बातें घुमा फिरा कर, दुनिया छोटी है, गोल है, कई बातें फिर आएंगी, तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके आगे भी क्लियर होते चले जाएंगे, है ना। कि भारत अमेरिका संबंध जब पढ़ेंगे तो काटसा नहीं आप पढ़ेंगे, भारत रशिया संबंध पढ़ेंगे तो चिंता इसकी भी करेंगे। कोल्ड वॉर 2 क्या है जी? कोल्ड वॉर 2 एक नया दौर है शीत युद्ध का, जिसको हम ट्रेड वॉर के रूप में अमेरिका और चाइना के मध्य करते हैं। चाइना का एलाई के रूप में रशिया आ गया है। हाँ, बहुत सुंदर आशुतोष प्रजापति, धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हमने आपको बता दिया कि जैसे सामरिक समझौतों पर द्वारा भारत की सुरक्षा पर बल। आज देखिए भारत अपनी विदेश नीति में क्या कर रहा है कि सामरिक समझौतों पर बहुत बल दे रहा है। जैसे आप चाहे हथियार आपको खरीदना हो, चाहे आपको कोई सामरिक गठबंधन में शामिल होना हो, आज वर्तमान सरकार अपने दोनों ही तीनों, तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, आप देखें तो डिफेंस इंपोर्ट हमारा क्या है? बढ़ा है। सेना के आधुनिकीकरण, रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास पर इस सरकार का सबसे अधिक बल है और विपरीत परिस्थिति में वो काम भी आया। जैसे आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौर में S-400 मिसाइल की एयर डिफेंस में दुनिया ने उसका लोहा माना। भारत के बहुत सारे हथियार कितने शार्प प्रिसीजन के साथ हमने पाकिस्तान को टारगेट किया। चलिए, तो आर्थिक सामरिक संबंधों, रक्षा से संबंधित पहलुओं पर बल। जैसे आप देखिए भारत इजराइल से हथियार खरीद रहा है। कौन सा हथियार है, क्या है, सब भारत इजराइल संबंध में आप डिटेल पढ़ेंगे। भारत अमेरिका से धीरे धीरे क्या कर रहा है? हथियारों का इंपोर्ट बढ़ाता जा रहा है। भारत अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। रशिया हमारा सदाबहार हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहा है। राफेल विमान आपने किससे खरीदा? भारत फ्रांस से। तो भारत अब अपनी सैन्य क्षमता का आधुनिकीकरण का, सेना के आधुनिकीकरण का, अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए बहुत काम कर रहा है। क्योंकि अगला जो युद्ध है बच्चों, वॉरफेयर अगला जो है, अगर दो देशों के मध्य युद्ध, आपने देखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर युद्ध की कला, युद्ध की शैलियां भी क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। अब दो देशों की स्थल सेना आमने सामने युद्ध नहीं करती है, फ्रंट टू फ्रंट कन्फ्रंट बहुत कम, रेयर दिखता है। अब युद्ध कैसा है? अब युद्ध जो अंतरिक्ष में लड़ा जा रहा है। आपने देखा ईरान वर्सेस इजराइल का, कि इजराइल ने वहां से मार गिराया, यहां से ईरान की मिसाइल जो है 2-3 देशों की सरहद को लांघते हुए आकाश से जाकर इजराइल पर। तो जो नया वॉरफेयर है, जो नया युद्ध है भविष्य का, यह भविष्य का युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? तो रक्षा प्रौद्योगिकी को समय की मांग के अनुरूप आपको क्या करना है? मॉडर्नाइज करना है। और वर्तमान सरकार यही कर रही है। पहले तो अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा के आखिरी बिंदु तक सैन्य आधुनिकीकरण के साथ साथ वहां तक कनेक्टिविटी बहाल की गई है। पूरे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर बारहमासी
आधुनिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि हम विपरीत परिस्थिति में, कभी युद्ध जैसे हालात हो तो हमारी सेना आवागमन के लिए उनके पास विकल्प रहे। आज यह सरकार, वर्तमान सरकार, अपनी रक्षा क्षेत्र में दुनिया के विभिन्न देशों के साथ, चाहे सैन्य सामरिक गठबंधन हो, चाहे हथियारों की खरीद हो, इस पर बहुत बल दे रही है, क्योंकि सेना का आधुनिकीकरण जरूरी है। क्योंकि पड़ोस में हमारे चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कब किस करवट ले ले हमें उसका भान नहीं होता। परिस्थितियां कब विपरीत चली जाए, कब हमारे राष्ट्र हित को लेकर युद्ध जैसी परिस्थितियां बन जाए, ऐसी स्थिति में वर्तमान सरकार आर्थिक विकास के साथ साथ सैन्य क्षमता विकास, सीमाओं की सुरक्षा, सीमाओं के सर्वेलांस को लेकर, सीमाओं तक कनेक्टिविटी को बेटर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। क्या है वो सब आगे जितने आप पढ़ेंगे पड़ोसी देश, सब जगह चर्चा आएगी। तो ये इस सरकार की वर्तमान विदेश नीति में एक मुख्य बल दिया गया है कि सामरिक संबंध, जैसे आप क्वाड की बात अभी हमने जस्ट करी कि क्वाड जैसा गठबंधन एक सामरिक गठबंधन है, इसमें भारत भाग लेता है। आज से 40 साल 50 साल पहले भारत इस प्रकार के गठबंधन से दूरी बनाए हुए थे। तो परिस्थितियां अब हमारे विपरीत ना हो जाए, इसके लिए पहले से ही रक्षा तैयारी करनी है। जब आग लग जाएगी तब थोड़ी कुआं खोदेंगे आप, तो पहले से ही सेना के आधुनिकीकरण। आज आप देखिए दुनिया के 3 हथियार आयातकर्ता देशों में भारत का नाम हमेशा आपको दिख जाएगा। रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत बहुत काम कर रहा है। 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन के डेवलपमेंट के लिए हमने कई कंपनियों के साथ समझौता किया। अभी राफेल का आपने सुना होगा ताजा विवाद कि नौसेना के लिए हमने राफेल की टोही विमान की खरीद की बात की, परंतु कुछ कारणों से वह डील फाइनलाइज नहीं हो पाया। भारत क्या चाहता है कि अगर 5th 6th जनरेशन का एरोप्लेन फाइटर प्लेन डेवलप कर रहे हैं तो उसमें रक्षा प्रौद्योगिकी में दोनों देश एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करें। इसी से जुड़ जाएगा मेक इन इंडिया। एक इस मोदी सरकार का एक विजन और क्या है कि भारत को एक निर्यात हब के रूप में डेवलप करना, कि भारत को एक निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना। और ये कैसे विकसित होगा? तो दुनिया के विभिन्न देशों से आपको क्या चाहिए? निवेश चाहिए, पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, क्षमता निर्माण, कौशल विकास। तो भारत वर्तमान सरकार की विदेश नीति में, जैसे आप बार बार क्या सुनते हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनानी है। कई बार आप क्या सुनते हैं कि 2047 तक विकसित भारत का हमारा संकल्प है कि भारत को हम कहां लाकर खड़ा करेंगे? विकसित भारत। ये जो विकसित भारत का विजन है ये एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए कवायद जो है अगर आप देखें तो 2014 से ही स्टार्ट है। मेक इन इंडिया कैंपेन आपने सुना होगा कि भारत अब बड़ा सैन्य समझौता जब भी किसी बड़े देश के साथ कर रहा है तो क्या कह रहा है कि रक्षा प्रौद्योगिकी में जो भी काम करना है ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ होगा। ऐसा नहीं है जैसे भारत रशिया, आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुना होगा। आज भारत दुनिया के अधिकांश देशों के साथ जब भी सामरिक संबंध स्थापित कर रहा है, ऐसी स्थिति में भारत क्या कर रहा है कि भारत कह रहा है कि हमारे साथ मिलकर मेक इन इंडिया कैंपेन के जरिए भारत में आकर चीजें आपको बनानी होगी। और ये उद्देश्य क्या है कि भारत को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनानी। सेज की बात हो, चाहे सेज के एस्टैब्लिशमेंट की बात हो, चाहे तमाम आर्थिक उदारीकरण के तहत नीतियों को सरल बनाने की बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बार बार आप पढ़ते हैं कि जो बिजनेस करने आते हैं लोग, उसमें बिजनेस करने से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाना है। आपने सुना होगा सिंगल विंडो क्लियरेंस, कि आप झोला भरकर पैसा लेके आए, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि आप जमीन का अधिग्रहण करें, निवेश करें, आप सिर्फ पैसा लेकर आइए। सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक ही छत के नीचे आप बताएं कि किस क्षेत्र में आपको पैसा निवेश करना है। सरकार क्या कर रही है? आपको जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार, आपको हर जो भी मदद है सरकार करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैमाने पर भारत हाल के वर्षों में अगर आप देखें तो भारत का बेहतर पोजीशन देखा जा रहा है। अगर आपके यहां निवेशक पैसा लेकर आएगा, तमाम जटिलताएं रहेगी तो कोई क्यों निवेश करेगा? चाहे वो भूमि अधिग्रहण को लेकर हो, चाहे निर्यात संबंधित बहुत सारी जटिलताओं को लेकर हो। तो वर्तमान सरकार बार बार क्या कह रही है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। विकसित भारत का हमारा संकल्प है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कई मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो ये वर्तमान सरकार की विदेश नीति का एक पार्ट है कि भारत को कैसा बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हम बहुत सारे उत्पादों के लिए चीन पर निर्भर है, अमेरिका पर निर्भर है, जर्मनी पर निर्भर है, यूरोपियन यूनियन पर निर्भर है। यह निर्भरता कई बार हमारी कठिन परीक्षा भी लेती है। ऐसी स्थिति में अगर भारत को एक अग्रणी राष्ट्र बनना है, भारत को अगर महाशक्ति बनना है, तो विकसित भारत का यह संकल्प है। और यही भारत वर्तमान सरकार कर रही है कि दो देशों के साथ संबंधों के क्रम में आर्थिक संबंधों पर अधिक तरजीह दे रही है, व्यापारिक जटिलताओं को दूर करने की बात कर रही है। तो वर्तमान सरकार की विदेश नीति का एक पार्ट है जिसमें मेक इन इंडिया कैंपेन सबसे बड़ा है। नोट करना चाहते हो, है ना? हाँ, तो निवेश के लिए एफडीआई को बढ़ावा, बार बार वही है। 2-3 पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए, बस शॉर्टकट हेडिंग बना ले आप। ये वर्तमान सरकार डीहाइफिनेशन के बाद इसको बना ले, भारत को एक निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना या विकसित करना। देखिए वर्तमान सरकार की विदेश नीति में, वर्तमान सरकार की विदेश नीति में भारत के आर्थिक विकास की, भारत के आर्थिक विकास संबंधित रणनीति पर विशेष बल दिया जा रहा है। आर्थिक विकास संबंधित रणनीति पर विशेष बल दिया जा रहा है। जब क्वाड पढ़ाएंगे कोमल भाटेजा बता देंगे, अभी लिखो क्वाड, सब बताएंगे, क्यों घबरा रहे हैं?
विशेष बल दिया जा रहा है। भारत, हां, कोलैबोरेशन, मिलकर काम करना। भारत सरकार भारत को एक निर्यात उन्मुखी अर्थव्यवस्था, भारत को एक निर्यात उन्मुखी अर्थव्यवस्था बनाना तथा भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में, भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लिखिए, वर्तमान सरकार द्वारा इस दिशा में निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा इस दिशा में निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। पहला, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने हेतु, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने हेतु ईज ऑफ, इसको ठीक कर लो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे पहल को प्रमुखता से लागू करना, जैसे पहल को प्रमुखता से लागू करना। दूसरा, दुनिया के विभिन्न देशों, क्षेत्रीय समूहों, दुनिया के विभिन्न देशों, क्षेत्रीय समूहों आदि से व्यापारिक समझौता, व्यापारिक समझौता, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेपा, सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा भी लिख लो, कई जगह आएगा। समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता, समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता। जैसे आरसीपी भी एक प्रयास था, हालांकि उस प्रयास में हम सफल नहीं हो पाए। सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तीसरा लिखिए, तात्कालिक लक्ष्य में, तात्कालिक लक्ष्य में भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन, भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में ढालना, बनाना, परिवर्तित करना तात्कालिक लक्ष्य है। दीर्घकालिक हमारा विकसित भारत का विजन है। तात्कालिक लक्ष्य में भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, 10 लाख 1 मिलियन, 100 करोड़ 1 बिलियन और 1000 करोड़ 1 ट्रिलियन, है ना। और ये डॉलर की बात है, रुपए की बात नहीं। अगला लिखिए, दीर्घकालिक लक्ष्य में, दीर्घकालिक लक्ष्य में, दीर्घकालिक लक्ष्य में 2047 तक विकसित भारत, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। अगला पॉइंट देखिए, मेक इन इंडिया जैसी पहल के जरिए, मेक इन इंडिया जैसी पहल के जरिए भारत में विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना को बढ़ावा। तो ये सब क्यों कर रही है वर्तमान सरकार कि भारत को एक निर्यात, जैसे देखिए चाइना का राइज हुआ है, उसके पीछे कारण क्या रहा? चाइना का इकोनॉमिक जो बूम आया वहां पर, ऐसी स्थिति में चाइना दुनिया के स्तर पर धीरे धीरे स्थापित होता चला गया। मान लीजिए विश्व व्यापार का 12% तक एक्सपोर्ट जो है वो अगर चाइना करने लग जाए, समझ सकते हैं कि हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं $125 150 बिलियन का, तो हमें लगता है चीन पर प्रतिबंध लगा देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा।
दुनिया के अन्य देशों के साथ व्यापार के क्रम में हमारा रैंक चाइना के साथ 17वां, 15वां से लेकर 17वां 18वें के बीच में आता है। यानी हमसे पहले 15 देश हैं जिनसे चाइना बहुत अधिक व्यापार करता है। जैसे आप देखिए इंडिया, जैसे चाइना और यूएसए का ट्रेड मिनिमम $400 बिलियन और मैक्सिमम जो है 600 अप्रॉक्स। सोचिए चाइना और यूरोपियन यूनियन का, है ना, जैसी पहल के जरिए, जैसी पहल को बढ़ावा, अनु देवी, है ना, विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा, यही लिखाया होगा मिलता जुलता, है ना। सोचिए कि हम बार बार यहां पर जब कुछ होता है तो क्या आप चिल्लाने लगते हैं, चाइना पर बैन लगा देंगे, चाइना पे इंपोर्ट, चाइना से बंद कर देंगे। अरे क्या हो जाएगा, इंपोर्ट बंद कर दोगे, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। कपड़े से लेकर, मछलियों के जाल से लेकर, दवा से लेकर, प्लास्टिक, खिलौने, झालर, पंखा, एसी, कूलर, मोबाइल, सब कुछ आप चाइना पे निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चीन पर बैन कर देंगे तो चीन को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया चाइना ट्रेड कितना है, $150 बिलियन के आसपास। चीन दुनिया में 15वां स्थान से लेकर 17वां 18वां स्थान पर हम आते हैं, चाइना का इंडिया के साथ ट्रेड, कुछ फर्क चाइना को ज्यादा नहीं पड़ने वाला। तो हमें इसका जवाब क्या करना होगा, अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना है। जैसे इंडिया यूएस विजन 2030 तक $500 बिलियन का ट्रेड हमने अमेरिका के साथ करने के लिए हमने सोचा है। हालांकि ट्रंप के बारे में अंदाज नहीं था कि ट्रंप ऐसा करेगा, है ना। तो ये भारत की विदेश नीति का ही पार्ट है कि भारत को एक निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में ढालना। एक आधा और चीज देख लेते हैं इस विदेश नीति में, जो जैसे इसमें भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना, है ना। जैसे मेक इन इंडिया भी आपने क्या देखा, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल, इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में। अब भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश करना। पहले पश्चिम के देश भारत को क्या कहते थे कि सपेड़ों का देश है ना, योगियों, आध्यात्मिक गुरुओं का देश है, संत महात्माओं का देश है। क्या भारत अब भी सपेड़ों का देश है क्या? तो जो भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय मंच पर रही है, वह छवि प्राय एक अल्प विकसित देश की रही है। ऐसी स्थिति में अगर इंडिया को ग्लोबली, पूरी दुनिया के मंच पर एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश करना है, इससे होगा क्या कि दुनिया के निवेशकों को लगेगा कि अरे भैया ये इतना बड़ा ब्रांड है, तो चलते हैं अपनी कंपनी यहां खोलते हैं, अपनी फैक्ट्री यहां लगाते हैं। इतनी बड़ी आबादी है, 144-45 करोड़ भारत की आबादी है। तो व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर या अंतरराष्ट्रीय मंच पर राजनीति को लेकर इंडिया को कहीं ना कहीं एपिसेंटर में लाना, विश्व राजनीति। तो दुनिया के मंच पर भारत को एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश करना। और बार बार भारतीय प्रधानमंत्री आप देखिए इतनी देशों की विदेश यात्रा कर रहे हैं, कई बार मीडिया आलोचना कर रही है, कई बार विपक्षी उन्हें घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह सब भी जरूरी है। दुनिया के अधिकांश देश में पहले प्रधानमंत्री के रूप में वहां जा रहे हैं। तो सोचिए कि हमें अपनी विदेश नीति में, हमारे लिए हर राष्ट्र महत्वपूर्ण है। तो विदेश नीति के अंतर्गत एक नई बात क्या है कि जो भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे टेक्नोलॉजी के रूप में अग्रणी हो, चाहे निर्यात आधारित उन्मुखी एक अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रणी हो, तो इंडिया की इमेज को रिबिल्ड करना है। लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, पश्चिम के देशों ने, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने बार बार भारत का नकारात्मक चित्रण किया है कि भारत भूखे फकीरों नंगों का देश है, सपेरों का देश है। तो जो ये हमारी छवि है, इस छवि को परिवर्तित करने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोशिश करने की जरूरत है। और विगत 2-3 दशकों में अगर देखें तो भारतीयों ने दुनिया के मंच पर अपना परचम लहराया। आज अमेरिका की टॉप 20 कंपनी में से 7-8 कंपनियों की सीईओ पूरी दुनिया के स्तर पर भारतीय हैं। आप सुंदर पिचाई का नाम जानते ही, ये माइक्रोसॉफ्ट के हेड के रूप में, एडोबी के हेड के रूप में, सिटी बैंक के हेड के रूप में भारतीय युवा नेतृत्व का लोहा आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माना जा रहा है। यही सब तो रिबिल्ड हो रहा हमारा इमेज कि भारतीय अरे ऐसे भूखे नंगे फकीर सपेरे वाला देश नहीं रहा, ये प्रौद्योगिकी से लैस युवा है। दुनिया के स्तर पर अंग्रेजी बोलने वाले में, जो गैर अंग्रेजी देश है उसमें सबसे आगे हम भारतीय हैं। हमारा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, एक्सेंट, आज अमेरिका में भारतीयों की साख या दुनिया के अन्य देशों पर भारतीयों की साख क्यों बेहतर हुई है? क्योंकि हम अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा है, हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते। हमारे युवा जो है वो अंग्रेजी फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं। यहीं पर चाइना हमसे पिछड़ जा रहा है, जापान, दुनिया के अन्य देश। लेकिन भारतीयों ने अपनी विश्व के स्तर पर पहचान बनाई है ना। तो लिखिए अंतरराष्ट्रीय, लिखिए भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना। लिखिए वर्तमान सरकार भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना। ऋषि सुनक, बिल्कुल, कमला हैरिस, बहुत सुंदर। भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना। देखिए वर्तमान सरकार अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी सांस्कृतिक कूटनीति के जरिए भारत को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। भारत को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है।
उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि एक गरीब, अशिक्षित, असभ्य, गरीब, अशिक्षित, असभ्य, संत फकीरों, सपेड़ों, गरीब, अशिक्षित, असभ्य, संत फकीरों, सपेड़ों के देश के रूप में पश्चिम की मीडिया के द्वारा स्थापित की गई है। संत फकीरों, सपेरों आदि के देश के रूप में पश्चिमी मीडिया द्वारा स्थापित की गई है। वर्तमान सरकार अपनी विदेश नीति के जरिए भारत की एक नई छवि आध्यात्मिक गुरु, भारत की एक नई छवि आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध, प्रौद्योगिकी के प्रयोग में अग्रणी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी एवं अपार बाजार की संभावनाओं वाले देश के रूप में बनाने का प्रयास कर रही है। बाजार के क्षेत्र में अपार संभावनाओं वाले देश के रूप में बनाने का कर रही है। अब देखो बच्चों, इमेज बनाने में टाइम लगता है ना, तो धीरे धीरे आप देखें तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में धीरे धीरे भारत की छवि क्या है, बेहतर हो रही है ना। तो ये सब वर्तमान सरकार की विदेश नीति में बहुत सारी विशेषताएं क्या क्या है, और भी बहुत कुछ है ना, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अब जब हम लोग बायलैटरल रिलेशन विभिन्न देशों के साथ पढ़ेंगे, है ना, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो, जो मैंने मेन स्ट्रक्चर बनाया था उसमें एक आधा पॉइंट आपको और क्लियर हो गया होगा। जैसे वर्तमान सरकार भारतीय विदेश नीति का उद्विकास में चौथा चरण को हमने लास्ट वाले पॉइंट में डिटेल बता दिया, दोनों को क्लब करके वर्तमान सरकार की विदेश नीति भी हो गई, है ना। अब एक जो हमने बनाया था स्ट्रक्चर, उसमें क्या पार्ट है, विदेश नीति की प्रकृति स्थिर है या गतिशील है। जितना आपको समझाया है पिछले 4 दिनों में, अब आप खुद समझ सकते हैं कि विदेश नीति की प्रकृति हमारी क्या स्थिर है या गतिशील है, क्या विदेश नीति परिवर्तित हो चुकी है। ऑब्वियसली समय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप विदेश नीति में परिवर्तन स्वाभाविक है, परंतु कुछ मौलिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष है, वो समय के साथ या परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद भी विदेश नीति में कुछ मौलिकता है जो बनी रहती है। वही क्या है, इसका स्थायी पक्ष है, स्थिर पक्ष है। और जो विदेश नीति में गतिशील आयाम है वो समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियों के अनुरूप। तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की विदेश नीति पूरी तरह परिवर्तित हो गई या सिर्फ और सिर्फ उसमें डायनामिज्म ही है, सिर्फ उसमें अगर हम देखें तो सिर्फ करंट का ही पार्ट है उसमें हमारा। हाँ, कुछ स्तर पर देखें तो परिस्थितियां जैसी रही उसके अनुरूप हमने विदेश नीति में नवीन तत्वों को समावेशित किया, लेकिन कुछ मौलिकता हमारी विदेश नीति जो आपने मौलिक सिद्धांत में पढ़ा है उसमें अधिकतर आज भी भारत का स्टैंड वहां है, जो पंचशील है, चाहे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, चाहे गुटनिरपेक्षता की है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के प्रति समर्थन का भाव, संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था की बात, ये सभी हमारी विदेश नीति के मौलिक या स्थायी पक्ष हैं जो समय के साथ नहीं बदलते। ऐसे आप समझो कि मान लो कोई व्यक्ति जो है, एक आम व्यक्ति से वो आईएएस अधिकारी बन गया, तो एक व्यक्ति के रूप में उसकी कुछ मौलिक विशेषताएं होंगी, और कुछ आईएएस बनने के कारण ऑब्वियसली उसमें क्या है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा ही, है ना, पद के अनुरूप, प्रेशर के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप। तो जो व्यक्ति आप आईएएस के रूप में देखते हैं तो आप उसको देखकर क्या कहें कि ये वो अब नहीं रहा, उसकी बहुत सारी मौलिकता एक इंसान के रूप में नैतिकता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, व्यवहार के आधार पर जो उसके व्यक्तित्व को गढ़ती है, बहुत सारी चीजें आपको उस व्यक्ति में आज भी दिखाई पड़ी। कई लोग होते हैं जिनके व्यक्तित्व में भी बदलाव आ जाता है आईएएस बनने के बाद, हाव भाव, भंगिमा, व्यवहार, चाल ढाल, सब कुछ, अधिकतर लोग आज के समय में ऐसे ही हो रहे हैं। तो जब विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति भी यही है कि इसमें हाँ, दोनों का संतुलन होता है, थोड़ा समसामयिक प्रवृत्ति के अनुरूप हम अधिक झुक जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी मौलिकता से को परित्याग दें। तो क्या है, क्लियर है। अब इतने सारे डिस्कशन के बाद ये प्रश्न रहेगा ही नहीं आपके मन में कि स्थिर है या गतिशील है, दोनों। चलिए लास्ट में भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां देख लेते हैं, बस अंतिम पॉइंट में भारतीय विदेश नीति के समक्ष, मेन जो हेडिंग बनाया वहां भी ऐड कर लो, के समक्ष वर्तमान चुनौतियां, वर्तमान क्या, सिंपली चुनौतियां लिख लेते हैं। अंत में हेडिंग बनाओ चुनौतियां,
भारतीय विदेश नीति, अंतिम पार्ट में हमने इतना डिटेल विदेश नीति पढ़ा। अब लास्ट में क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस बिफोर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो एक ऐड कर लीजिए अंतिम में। आप सभी विद्वान हैं, बताइए क्या क्या चुनौतियां देखते हैं, कमेंट करके, सब्सटैंशियल कमेंट करा करें, है ना, सार गर्भित 500 चुनौतियां हैं, लेकिन प्राथमिकताओं के आधार पर क्या क्या आपको अधिक दिखता है। एफपी का नेचर अब लिखवाने की जरूरत है क्या, तमन्ना मातोरिया समझ ही चुके हो कि फॉरेन पॉलिसी की प्रवृत्ति में क्या हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों का संतुलन है, मिक्सचर है, बहुत सारी मूलभूत सिद्धांत आदर्श आज भी यथावत हैं और समय काल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप इसमें कुछ नवीन तत्वों का समावेशन हुआ है। भारत की विविधता से राष्ट्रहित प्रभावित, बहुत सुंदर आशुतोष, बहुत अच्छा। आगे और बताइए, कमेंट करिए तेजी से, क्या क्या आपको लगता है फॉरेन पॉलिसी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। कल को आप भारतीय विदेश सेवा में जब जाएंगे एम्बेसडर बन के आप, है ना, तो आपको भी तो टैकल करना है, तो बताइए क्या क्या समस्या है। पाकिस्तान चाइना को छोड़कर, हाँ, चीन और पाकिस्तान को छोड़कर दे सकते हैं ध्यान, अमनदीप। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बहुत सुंदर। विपक्ष का विरोध, वाह वाह, विपक्ष तो हमेशा, हालांकि विदेश नीति पर विपक्ष को ज्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए, उससे हमारी विश्व राजनीति का बदलता स्वरूप, बहुत सुंदर। जैसे जैसे विदेश नीति में विश्व राजनीति के स्वरूप के अनुरूप ही होती, क्या बदल रहा है वही तो बताओगे। वेपनाइजेशन ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल, क्या बहुपक्षीय कूटनीति चुनौती, डिजिटल डिप्लोमेसी, एनर्जी सेफ्टी, विकास नीति का मुद्दा। चलिए और एक दो लोग लिखे फिर। सॉवरेंटी, बिल्कुल सॉवरेंटी, पहला ही पॉइंट में आशुतोष ने लिखा, वही मिल जाएगा उससे, हरिश्चंद्र। हाँ, संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को चुनौती। हाँ, पीओके, ठीक है। इकोनॉमिक मुद्दा, सीमावर्ती तनाव, बहुत सुंदर। सबसे अच्छा, विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को बैलेंस करना, ये बहुत कठिन है हमारी, डिहाइफेनाइजेशन जो आप पढ़ा आपने, है ना। टेररिज्म, बहुत सुंदर, यही मैं ढूंढ रहा था, बहुत लेट से आए। एनर्जी सेफ्टी, फंडिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी बहुत सुंदर। आर्थिक असमानता, मुद्रा का डॉलर के, ठीक है। प्रतिद्वंदिता का बढ़ना, सब तो आपको पता ही है, बताने की क्या जरूरत है, इस क्लास से पहले ही आपको सब पता है। जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल, उसको जोड़ो ना भारत के साथ, स्पाइडरमैन, जाल निकालो, अपना जाल फैलाओ, जोड़ो, कनेक्ट करो। क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता, आयात एक प्रमुख मुद्दा है, चलिए ठीक है। लगभग सभी लोग सही लिख रहे हैं। सोचिए कि 7 दशक बाद भी अगर इतनी चुनौतियां हैं, इसका मतलब हमारी विदेश नीति असफल रही है क्या? क्या हमारी विदेश नीति, जब इतने सारे चैलेंजेस बता ही दोगे, क्या हमारी विदेश नीति, अब तक जो विदेश नीति के निर्माता हैं, हाँ, क्या हमारी विदेश नीति के समक्ष क्या खाली कमियां ही बता दिया, सब कुछ अचीवमेंट भी बता दो? चलिए 5-7 पॉइंट में बस इसको नोट कर लेते हैं, अलग अलग जब आप पढ़ेंगे द्विपक्षीय संबंध, वहां भी ये सब आ जाएगा। भारतीय विदेश नीति के समक्ष सबसे बड़ी जो समस्या है वह है क्या? बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत के राष्ट्रीय हित प्राप्ति का प्रयास। शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक संबंधों को स्थापित करने में संतुलन लाने का प्रयास। चीन जैसी शक्ति का क्षेत्रीय स्तर पर सामना कर पाने में सफलता का अभाव। एक बड़ी समस्या क्या है हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध विगत 2-3 दशक में। देखिए नेपाल, जो हमारी गोद में कल तक बैठा करता था, आज हमारे को नेपाल आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश, पड़ोस में भूटान को छोड़कर आपके जितने पड़ोसी देश हैं उन सब के साथ आपके संबंधों में विगत 2-3 दशकों में उतनी निकटता नहीं रही। सार्क जैसा एक मजबूत संगठन, क्षेत्रीय संगठन कमजोर होता गया और सार्क में भारत की डोमिनेंट पोजीशन थी। और सार्क जैसा संगठन का फेलियर, यह सिर्फ सार्क की असफलता नहीं है, सार्क के सबसे बड़े
कद्दावर शख्सियत के रूप में, प्लेयर के रूप में भारत की असफलता है कि भारत जैसा देश होने के बावजूद सार्क को बचा नहीं पा रहा है। सार्क को जो एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में मजबूत होना चाहिए था, वह भारत सार्क जैसे संगठन को, जो क्षेत्रीय संगठन है, हम उसको मजबूत कर पाने में सफल नहीं रहे। पड़ोसी देशों के साथ संबंध हमारे तल्ख चल रहे हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना के साथ तो बुरे संबंध है, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, है ना। सार्क क्यों नहीं वर्क कर रहा, अभी थोड़ी चल रहा है अमनदीप कौर, आगे जब पढ़ेंगे क्षेत्रीय संगठन वहां आएगा, सार्क वहां पढ़ेंगे, अभी संक्षेप में समझे। भारत क्षेत्रीय स्तर पर एक बड़े शक्ति के रूप में भले उभर हुआ रहा है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी कितना, गुजरात डॉक्ट्रिन लेकर आए, पहले पड़ोस की नीति, एक्सटेंडेड, तमाम नीतियां आपने बनाई। भारत ने बिग ब्रदर सिंड्रोम की तरफ एक तरफा रेसिप्रोकल की चाह न रखते हुए, अपने लाभ की चिंता न रखते हुए, हमने इनको निकट लाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन उस प्रयास के बावजूद क्या हमें सफलता मिली है ना। लास्ट पढ़ रहा हूं, चीन जैसी शक्ति का क्षेत्रीय स्तर पर सामना कर पाने में सफलता का अभाव। मोहम्मद पढ़ दिया। फॉरेन पॉलिसी को सैम खान, कोई कंट्री न्यूट्रल कभी नहीं रख सकती है, ध्यान रखना, कभी नहीं। दुनिया की कोई देश है जिसकी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल रही है? बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में, इसलिए मैं लिखने के बाद भी दिक्कत आती है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत के राष्ट्र हित की प्राप्ति का प्रयास। दुनिया में मल्टीपल पोल आ गए, ऐसी स्थिति में भारत की राष्ट्र हित को प्राप्त करना बड़ी कठिन चुनौती है ना। शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ, जो पावरफुल देश हैं, उनके साथ पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक संबंधों को स्थापित करने में संतुलन लाने का प्रयास। जैसे देखिए 2000 के बाद से लगातार भारत अमेरिका के निकट जा रहा है, लेकिन अमेरिका का वोलाटाइल रवैया इंडिया के अगेंस्ट, कभी पाकिस्तान के निकट चला जाता है, कई बार जो है अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपने देखा है कि अमेरिका, जिसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत, क्वाड के साथ, एशियाई पैसिफिक या अन्य रक्षा समझौते के बावजूद यूएस को हम अब तक समझ पाने में विफल रहे हैं। देख लीजिए टैरिफ वार, भारत के अगेंस्ट टैरिफ ड्यूटी को बढ़ाना, अभी इमिग्रेशन पॉलिसी भारत के वहां पर यूएस में आई है ट्रंप की, 70-80 हजार लोग भारत के बाहर हो जाएंगे, H1B1 वीजा का मामला हो, चाहे क्लाइमेट कन्वेंशन को लेकर हो। अमेरिका के निकट भी हैं हम, दूर भी हैं। ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है जिसके के कारण जो भी शक्तिशाली देश हैं, उनके साथ राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक संबंधों को बेहतर बनाने में हम संतुलन का अभाव दिख जाता है। रशिया के साथ आप निकट थे तो दूरी बनाए रखा अमेरिका से, अमेरिका के साथ निकट आए तो रशिया दूर हो गया, फिर रशिया के निकट आने लगे तो अमेरिका। ठीक है, ये परिस्थितियां, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी सबके साथ आपके अच्छे संबंध हो, परंतु संबंधों को थोड़ा बहुत बैलेंस किया जा सकता है ना। यहां पर हमारी विदेश नीति के स्तर पर चुनौतियां हैं। चीन जैसे शक्ति का क्षेत्रीय स्तर पर सामना कर पाने में, चीन की विस्तारवादी नीति, 4 कदम आगे बढ़ो, बाद में समझौता करो, 2 कदम पीछे हट जाओ, 2 कदम का तो फायदा है, यही चाइना की पॉलिसी। डिस्टर्ब करो किसी क्षेत्र में, सामने वालों पर दबाव डालो, घुटने पर मजबूर करो, फिर जो है समझौता पर उसको लाकर और अपनी शर्तों को मनवा लो। ये एक बड़ी समस्या है कि क्षेत्रीय पावर के रूप में चाइना का राइज जो है, हम उसके राइज को नहीं रोक सकते, परंतु भारत के हित को चुनौती ना मिले। तो 3 पॉइंट आपने लिखा, आगे लिखिए। सार्क जैसे प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन का कमजोर होना, भूटान को छोड़कर अधिकांश निकटवर्ती पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बेहतर व विश्वास पर आधारित संबंधों का अभाव, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने तथा उसे एक आतंकी राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने में विफलता। क्या लिखा है, पढ़ रहा हूं, सुन लो सभी लोग। सार्क जैसे प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन का कमजोर होना, सबसे बड़े खिलाड़ी होने के नाते, सबसे
प्रमुख संगठन के सदस्य होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी थी कि हम इस संगठन को मजबूत कर पाते, परंतु हम असफल रहे। भूटान को छोड़कर अधिकांश निकटवर्ती पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बेहतर व विश्वास पर आधारित संबंधों का अभाव। हम दावे के साथ नहीं कह सकते अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि नेपाल हमारे साथ ही इन मुद्दों पर रहेगा, या श्रीलंका या म्यांमार या बांग्लादेश। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने तथा उसे एक आतंकी राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने में विफलता। देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध का अचानक बंद हो जाना और भारत को अपना प्रतिनिधि मंडल दुनिया में भेजना ताकि पाकिस्तान को हम एक्सपोज कर पाए भारत ने क्यों युद्ध किया, कहीं ना कहीं यह विदेश नीति के स्तर पर हमारी असफलता है। जब ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया के देशों का नैतिक समर्थन तो कम से कम होना चाहिए। कुछ मुट्ठी भर राष्ट्रों ने इस पर टीका टिप्पणी की, और अगर हम अपने प्रतिनिधि मंडल को दुनिया के विभिन्न देशों में भेजकर एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं, यह हमारी फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर विफलता है कि वाकई हमारे घर में घुसकर आतंकियों ने गलत कार्रवाई की और हम उसके प्रतिकार के लिए अगर हमने जब कार्रवाई की तो युद्ध का अचानक बीच में अमेरिका की चाहे जो भी हो दखलंदाजी, भारत सरकार इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। ऑफिशियली आप यहां आईआर में नहीं लिख सकते कि पाकिस्तान भारत के मध्य युद्ध को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने बंद करवाया। बार बार प्रधानमंत्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट क्या रहा है कि पाकिस्तान ने यह पहल की और उसके बाद तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम पाकिस्तान को एक्सपोज कर पाने में पिछले एक दशक में सफलता भी बहुत जगह मिली है, परंतु विश्व समुदाय का हमने एक जो नैतिक समर्थन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। ये हमारी विदेश नीति के समक्ष चैलेंजेस। एक आधा पॉइंट और नोट करो, लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकरण व सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के स्तर पर असफलता। चुनौती, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, किसानों के हितों के संरक्षण आदि मुद्दे पर विकसित देशों के समूह के विरुद्ध प्रभावी पहल कर पाने में विफलता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तथा रशिया दोनों के साथ संबंध को सामान्य बनाने की कठिन चुनौती। क्या लिखा है पढ़ देता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकरण मतलब जो भी फैसला हो सभी राष्ट्रों की सहमति के आधार पर होना चाहिए, न कि एक तरफा कुछ शक्तिशाली राष्ट्र जो है अपनी मनमर्जी से कोई भी फैसला या समझौता लागू कर दें। वह सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के स्तर पर चुनौती। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, किसानों के हितों के संरक्षण आदि मुद्दे पर विकसित देशों के समूह के विरुद्ध प्रभावी पहल कर पाने में विफलता, है ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्री की लॉबी है ना, वह हम पर या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर सदैव भारी पड़ी है ना। जैसे देखिए, कार्बन एमिशन की मात्रा को लेकर ही दुनिया का सबसे अधिक कार्बन एमिशन करने वाला देश खुद को बाहर कर लेता है और भारत पर बार बार यह कहा जाता है कि भारत कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। यूएसए तथा रशिया दोनों के साथ संबंध को सामान्य बनाने की कठिन चुनौती। लास्ट लाइन, अमेरिका तथा रशिया दोनों के साथ संबंध को सामान्य बनाने की कठिन चुनौती। बहुत टफ कंपटीशन है हमें, एक को मनाओ दूसरा नाराज, एक बिना बात का नाराज होता रहता है हर बात में। तो ये सब आप विदेश नीति के स्तर पर आप बता सकते हैं कि ये सब चैलेंजेज है। असफलता ना लिखकर चुनौती लिखना ज्यादा अच्छा है ना। नहीं, हर एक कंट्री में नहीं होते। जिनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं वहां दूतावास खुलने से ही वैदेशिक संबंध की स्थापना होती है। छोटे छोटे देश में कॉन्सुलेट होते हैं, है ना। चलिए, तो ये सब फॉरेन पॉलिसी के सामने चैलेंजेस हैं। हो गया सभी, और बहुत सारे मुद्दे हैं। अब सब कुछ उतना, कश्मीर को भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि कश्मीर मुद्दे का अस्थायी हल अब तक न ढूंढा जाना, ये भी हमारी विदेश नीति के स्तर पर असफलता है। हाँ, ग्लोबल साउथ इसी में आ गया। चलिए, ग्लोबल साउथ इसी में आ क्या रहा है, कश्मीर के मुद्दे पर भी हम सफल नहीं हो पाए अब तक। कश्मीर मसले का हल तो पाकिस्तान भारत में तमाम चुनौतियां दिख जाएंगी। तो
तो भारत की विदेश नीति में लगभग सभी पार्ट जितने पॉसिबल हैं डायमेंशन हमने देख लिए। अब लास्ट में थोड़ा सा नाभिकीय नीति देख लो, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बहुत चर्चा में रही है। अक्सर आप सुनते हैं कि भारत के कभी रक्षा मंत्री, कभी कोई बड़ा मंत्री जो है वह न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की समीक्षा की बात करते रहता है। तो क्या है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? लास्ट में ये भी फॉरेन पॉलिसी का ही एक पार्ट है। भारत की परमाणु नीति, जैसे आपने अक्सर सुना होगा मीडिया में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी की समीक्षा, है ना, बार बार पाकिस्तान के मंत्रियों के द्वारा, पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा भारत पे परमाणु हमले का एक खतरा संबंधित धमकियां भारत को मिलती रहती है। कई बार इस प्रकार के मामलों में हमारे पहले पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट एक आया था, कौन से प्रयास जो पढ़ोगे वो सारा प्रयास ही तो होगा तनिष्क गुप्ता, बायलैटरल ट्रायलैटरल ये सब पढ़ोगे वो क्या है प्रयास, और ये जो इससे पहले पढ़ रहे थे विदेश नीति में जो क्या हो रहा है वही सब तो प्रयास हो रहा है। प्रयास के बावजूद ये सब चैलेंजेस है। कोई देश आज तक दुनिया में ये कह सकता है कि हमने विदेश नीति में हर चीज अचीव कर लिया, संभव नहीं है। सभी देश तो फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाए। तो चुनौतियां तो जीवन में हमेशा रहती है। जब व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आए तो राष्ट्र है। व्यक्ति का ही बृहद स्वरूप क्या होता है जी? राष्ट्र होता है ना। तो यहां पर कई चीजें जो है वह एनएसजी पे यहां आ जाएंगे। जैसे अभी क्या क्या न्यूज में रहा, जैसे इसको न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्यों पढ़ना जरूरी है, जैसे अभी एनएफयू नो फर्स्ट यूज की समीक्षा, नीति की समीक्षा आपने सुना होगा, काफी न्यूज में रहा है 4-5 साल में। नीति की समीक्षा, एनएसजी की सदस्यता, एनएसजी की सदस्यता के मार्ग में चीन की आपत्तियां, अभी आपने सुना होगा टीपीएनडब्ल्यू, ट्रीटी फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अभी बहुत न्यूज में रहा है। क्या है? सब चर्चा होगी। भारत अभी कई ग्रुप का मेंबर बना है, जैसे आपने वाशनर एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एमटीसीआर, ये सब आपने न्यूज में बहुत सुना होगा, है ना। S-400 को लेकर अभी न्यूज में काफी ये सब चीजें चर्चा में रही है। ये सब मैं बता रहा हूं कि क्यों यहां से प्रश्न बन सकता है चर्चा में क्या क्या। जैसे भारत अभी एमटीसीआर, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, कई आदि संगठनों का सदस्य बना है। एनपीटी का मुद्दा, सीटीबीटी हमेशा न्यूज में कभी कभी उड़ जाता है। एनपीटी क्या है, सीटीबीटी पर भारत ने क्यों दोनों पे साइन नहीं किया, भारत पर दबाव, ये सब अक्सर आता रहता है मुद्दा। तो यहां ब्रिक्स कहां से आ गया? ये परमाणु नीति पढ़ रहे हैं। तो पहले परमाणु नीति क्या होती है इसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। कोई भी राष्ट्र अपने परमाणु अस्त्र शस्त्र का प्रयोग अपनी सुरक्षा के मद्देनजर या अपने विकास के लिए किस प्रकार करेगा, इसको लेकर हर राष्ट्र अपनी एक नीति बनाता है। और भारत में भी परमाणु सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा नीति बनाई गई। तो जो परमाणु नीति हमारी है वह कुछ उसके मूलभूत सिद्धांत हैं। जैसे भारत एक शांतिप्रिय परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र रहा है। हमने परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा या परमाणु तकनीक का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया है। प्रोलिफरेशन, हमने परमाणु तकनीक किसी अन्य राष्ट्र को मुहैया नहीं कराई, और इसमें भारत का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे निर्विवाद रूप से बेहतर है। न्यू हेडिंग नहीं है ये सब, चर्चा में जो रहा है लास्ट तक जाओगे सुधा वर्मा सब समझ जाओगे ये सब क्या है, ये सब न्यूज में रहा है 4-5 साल में। तो जो परमाणु नीति है वह परमाणु नीति भारत की क्या कहती है उसमें संशोधन। जैसे परमाणु नीति का पहला सिद्धांत क्या कहता है कि भारत किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पर परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब कोई ऐसा देश जिसके पास नाभिकीय हथियार नहीं है, हम उसके विरुद्ध कभी भी परमाणु हमला नहीं करेंगे। भारत नो फर्स्ट यूज, पहले प्रयोग नहीं की नीति अपनाएगा। मतलब हम किसी देश के ऊपर परमाणु हथियार का पहले प्रयोग नहीं करेंगे। विवेक रोहे अभी कहां से SCO लेकर चले आए, जो पढ़ा रहे वहां ध्यान दो ना। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 5 अरब सवाल है IR में, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो ना। आएंगे चाइना इंडिया पढ़ेंगे तो उस समय SCO समझेंगे क्या है SCO। ऐसे तो 50 शब्द हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, 50 शब्द के बारे में जान लो एक साथ। जैसे भारत के नीति निर्माताओं ने एक ऐसी नीति बनाई जिसमें हमने क्या कहा कि हम किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश पर पहले हमला नहीं करेंगे। अगर हम पर कोई हमला होता है ऐसी स्थिति में भारत अपनी सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिकार करेगा, विरोध में परमाणु हमला करेगा। अब देखिए, पड़ोस में पाकिस्तान जैसा एक शत्रुतापूर्ण राष्ट्र है, पर पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें, आतंकी संगठन कब सत्ता में काबिज हो जाए, जैसे तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हो गया, वैसी स्थिति में कल को अगर पाकिस्तान में भी परिस्थितियां विपरीत हुई और पाकिस्तान में कोई आतंकी संगठन अगर सरकार के गठन में अगर वो इन्वॉल्व हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास है उसका भारत के विरुद्ध प्रयोग हो सकता है। वैसी स्थिति में पहले प्रयोग न करो की नीति हमारे लिए कहां तक कारगर है? क्या हम वेट करेंगे कि हम पर परमाणु गिराओ, देखेंगे कितना खतरा हुआ है, कितने लोग मरे हैं, फिर हम मीटिंग करेंगे
और फिर जो है हम सोचेंगे और फिर जाकर तुम पर परमाणु हमला करेंगे। ऐसा होता है क्या? जब भी परमाणु हमला होता है किसी भी राष्ट्र पर तो व्यापक जान माल की हानि होती है। वैसी स्थिति में प्रतिकार का मौका नहीं मिलता। दुनिया के कई देश हैं जिन्होंने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को नहीं अपनाया। जैसे हम रशिया की बात करें, जैसे देखते हो बार बार रशिया पर, यूक्रेन पर रशिया क्या कहता है? परमाणु हमला करेगा, क्योंकि उसकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत, उसमें कहीं से भी एनएफयू की बात ही नहीं है, मतलब नो फर्स्ट यूज की नीति ही नहीं है। जैसे हम बात करें इजराइल की, जैसे हम बात करें अमेरिका की, दुनिया के कुछ देश हैं जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को रखते ही नहीं। इनका अपना तर्क है कि अगर भैया हम पर परमाणु हमला हो गया तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि बदले में रिटेलिएशन का मौका ही नहीं मिलेगा, तो क्या हम वेट करें कि आओ हम पर परमाणु गिराओ फिर हम विचारेंगे। जैसे भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 4-5 साल पहले एक स्टेटमेंट आया कि भारत अब समय आ गया है परमाणु नीति की समीक्षा करेगा और एनएफयू को हटा भी सकता है। हालांकि उन्होंने क्या कहा कि मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है। बाद में जब मीडिया ने घेरने का काम किया तो उन्होंने कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत, ये पार्टी की राय नहीं है, मेरी ये व्यक्तिगत टिप्पणी है। मतलब कि हम जो एनएफयू की पॉलिसी भारत की रही है, हम उसके विरोध में जाकर हम पहले प्रयोग करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि हम बाध्यकारी है कि हम परमाणु जो है हमला की स्थिति में ही हम रिटेलिएट करें। तो ये सब कारण से भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बहुत न्यूज में रही है। क्या है इसके बारे में कुछ पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो इसमें संशोधन की आवश्यकता क्या हुई, क्या है इससे संबंधित अन्य सारी बहस को आप समझ जाएंगे। तो पहले आपने हेडिंग बना लिया है परमाणु नीति, लिखिए भारत की परमाणु नीति के बारे में 2-3 लाइन देखिए। किसी भी राष्ट्र द्वारा परमाणु अस्त्र शस्त्र के सुरक्षा के संदर्भ में प्रयोग, किसी भी राष्ट्र द्वारा परमाणु अस्त्र शस्त्र का सुरक्षा के संदर्भ में प्रयोग व इससे संबद्ध नीतियां परमाणु नीति कहलाती है। भारत में परमाणु नीति भारत में परमाणु नीति 2003 में से भारत सरकार द्वारा स्वीकारा गया है, जिसे बनाने में भारत में परमाणु नीति को 2003 से भारत सरकार द्वारा स्वीकारा गया है, जिसके निर्माण में, बनाने में के सुब्रमण्यम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। के सुब्रमण्यम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत की परमाणु नीति के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं। भारत की परमाणु नीति के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं। पहला, भारत की परमाणु नीति के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं। पहला, भारत किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पर, भारत किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पर परमाणु हमला पहले नहीं करेगा, अर्थात पहले प्रयोग नहीं, नीति नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाएगा। भारत किसी भी गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के विरुद्ध परमाणु हमला नहीं करेगा। तो पहले में परमाणु शक्ति संपन्न देश के विरुद्ध पहले प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान है, लेकिन मान लो नेपाल है, उसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, तो हम उस पर कभी हमला नहीं करेंगे, परमाणु शक्ति से युक्त हमला कभी नहीं करेंगे। भारत के द्वारा विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट डॉक्ट्रिन कहती है
न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाएगा। दिख जाएगा प्रश्न आपको ये, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पर अटैक काफी सुर्खियों में रही है ना। कई मीडिया विशेषज्ञ तो ये भी बताते हैं कि कुछ हद तक रेडिएशन भी आ गया। भारत सरकार इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करती, अलग बात है। जो भारत सरकार का स्टैंड है वही लिखना, रील्स, यूट्यूब, मीडिया, फेसबुक, वो नहीं लिखना, ऑथेंटिक बात लिखना है, वरना हम भी पाकिस्तान के मीडिया हो जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जेट जो मार गिरा है सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक, तो उनकी खबर का विश्वसनीयता का स्रोत सोशल मीडिया है। तो जब भी लिखें भावना में बहकर जो सरकार का स्टैंड है वही आपको लिखना है यहाँ। तो भारत के द्वारा क्या है विश्वसनीय, न्यूनतम प्रतिरोधक, है ना, कि अपनी सुरक्षा के लिए, प्रतिरोध के लिए हम न्यूनतम, ऐसा ना हो कि हम विध्वंस का परिकल्पना करके हथियार बनाए। कोई दिक्कत, दोबारा पढ़ देता हूं। भारत किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पर परमाणु हमला पहले नहीं करेगा, अर्थात पहले प्रयोग नहीं की नीति, नो फर्स्ट यूज, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएफयू भी हम लोग कहते हैं। कितनी बार लिखोगे नो फर्स्ट यूज, तो एनएफयू। भारत किसी भी गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के विरुद्ध परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत के द्वारा विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाएगा, है ना। अगला, परमाणु हथियार के प्रयोग संबंधित अधिकार कौन हमला करेगा, डिसीजन कौन लेगा, तो इससे संबंधित जो भी डिसीजन है ना। अब इतना अपनी मीडिया की निंदा मत करो, है ना। देखने वाले, सुनने वाले खबर, ऐसा थोड़ी कि सारे मूर्ख देखते हैं वो खबर। 80% लोग तो उस खबर से जो है ना नारे लगाने लगते हैं, रगों में जोश और खून जो है वो बहने लगता है ना, कि अब तो लाहौर हमारा है। मीडिया को ऐसे बनने के लिए हम ही लोगों ने मजबूर किया है, ऐसे ऐसे चैनलों की टीआरपी बढ़ाकर, है ना। तो अब उन पर दोषारोपण क्यों कर रहे हैं। तो परमाणु हथियार के प्रयोग से संबंधित अधिकार किसके पास होगा, विवेक के आधार पर सिविल प्रशासन के हाथ में होगा, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे, हेड कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। प्रयोग से संबंधित अधिकार विवेक के आधार पर सिविल प्रशासन के हाथों में होगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। भारत शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु तकनीक या परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम को जारी रखेगा फॉर पीसफुल पर्पस, है ना, फॉर पीसफुल पर्पस। भारत शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, है ना, के लिए परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम को जारी रखेगा। लास्ट पॉइंट, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु अस्त्रों से संबंधित निशस्त्रीकरण का सदैव समर्थन करेगा। डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण का सदैव समर्थन करेगा। समझ गए भारत क्या करेगा। जो भी निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, भारत क्या कह रहा है कि भैया हम शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर रिसर्च को जारी रखेंगे फॉर पीसफुल पर्पसेस। पीसफुल पर्पस में क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा भी तो है, चिकित्सा में बहुत जगह न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग होता है ना। तो ये सब पीसफुल पर्पस है कि बिजली पैदा कर रहे हैं आप, उससे आप कोई बीमारी का इलाज कर रहे हैं, या उसके कई जगह उसके प्रयोग से आपको कई अन्य काम कर रहे हैं। लिखिए फटाफट। सॉल्यूशन हम क्या बताएंगे, अब अभी करंट का मैटर क्या है, एनएफयू के प्रयोग संबंधित नीति में संशोधन की बात हुआ नहीं है, भारत सरकार ने नहीं कहा है, लेकिन जो परमाणु हमले से संबंधित चुनौतियां बार बार थ्रेटनिंग मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से, तो हमें लगता है
कि हमें नीति को क्या करना चाहिए, संशोधित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आ गया, क्या पता कल को पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी ताकतें जो है या आतंकी संगठन जो है उसमें आ जाए। वर्तमान का मुद्दा क्या है? एनएफयू संबंधित नीति में संशोधन। अब देखो बच्चों, इसके पक्ष में तर्क है और विपक्ष में तर्क है। तेजी से बस आर्गुमेंट आप समझ लें। इसके पक्ष में यानी समर्थन में कुछ लोग हैं, कह रहे हैं हाँ संशोधन कर दो, पक्ष में तर्क। और दूसरा क्या है? विपक्ष में तर्क, मतलब एनएफयू में संशोधन नहीं करो, है ना। अब जैसे देखिए, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। जैसे दुनिया में मैंने आपको बताया कई देश हैं, चाहे यूएसए हो, चाहे रशिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, ये सब क्या करता है? एनएफयू को नहीं मानता है, कहता है भैया ये सब मौका मिलेगा ही नहीं पलटवार का, पहले ही हमला हम कर देंगे, हम वेट नहीं करेंगे। यानी एनएफयू की नीति का विरोध करते हैं ये सब देश, है ना, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पक्ष में तर्क, पहला तर्क क्या होगा? आप ही सोचें कि परमाणु हमले की स्थिति में पलटवार का मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो पक्ष और विपक्ष, भारत सरकार किधर झुकी हुई है, विपक्ष की तरफ ध्यान रखना, भावना में बहकर नहीं लिख देना। तो पहला क्या है कि हम समर्थन में क्यों चाहते हैं संशोधन कर दो, है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि परमाणु हमले की स्थिति में पलटवार का मौका कम, अत्यंत नुकसान, जानमाल की हानि के विनाश की आशंका, सामने वाले राष्ट्र, जो सामने वाला राष्ट्र है उस पर एक बढ़त बनाने के लिए जरूरी है, सामने वाले राष्ट्र के ऊपर हमला न करने के दबाव हेतु उपयुक्त। देखा होगा रोड पे दो लोग झगड़ा करते हैं किसी बात पर, तो जो पहले हमला करता है प्रायः देखोगे कि वो बढ़त ले लेता है ना। जब भी रोड पे कहीं बात पर धक्का मुक्की कुछ ना कुछ हो जाती है, आपने देखा होगा रोड रेज की घटना, उसमें क्या है, पहले जो है, जो हमलावर पहले होता है वो बढ़त ले लेता है। तो एनएफयू क्या कहता है कि पहली बात क्या है कि परमाणु अगर हमला हो जाएगा तो तुम्हारा इतना नुकसान हो जाएगा कि पलटवार की स्थिति नहीं, है ना। अत्यंत जानमाल के विनाश की आशंका हो जाएगी, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। देख लो जापान का क्या हाल हुआ। सामने वाले राष्ट्र के ऊपर हमला न करने के दबाव हेतु उपयुक्त, सामने वाला डरा रहेगा कि भैया अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो वो भी कर सकता है, पहले भी वो कर सकता है, इसलिए सोचेगा भी नहीं। तो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स बोलते हैं इसको, है ना, दबाव की रणनीति का पार्ट है। ये लोग देश यही कहते हैं यूक्रेन को बार बार क्या कहते हैं, पुतिन अब हमला कर देंगे, परमाणु हमला, एक प्रकार से बढ़त बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, घुटनों पर लाने के लिए। तो इजराइल, नॉर्थ कोरिया, रशिया, यूएसए, ये सब ऐसे दो देश हैं जो एनएफयू को मानते ही नहीं है, पक्ष और विपक्ष में। अब देखिए पक्ष में ये सारी बातें हैं, है ना। विपक्ष में जो लोग कह रहे हैं वर्तमान में, हम भी, भारत सरकार का भी स्टैंड यही है कि संशोधन नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा, राजनाथ सिंह ने क्या कहा कि ये मेरे निजी वक्तव्य है ना, ऐसा नहीं कि मैं रक्षा मंत्री के रूप में सरकार को संबोधित कर रहा हूं, सरकार की मंशा को आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। क्यों? क्योंकि बार बार हमें हमला का खतरा दिखता है। अब विपक्ष में तर्क, क्या विपक्ष में तर्क? अगर मान लीजिए आप एनएफयू की नीति को नहीं अपनाएंगे, ऐसी स्थिति में जो हमारी एक छवि रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति प्रिय राष्ट्र की, हमारी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगी, उसको नुकसान होगा। दूसरा, अगर आप इसमें संशोधन करते हैं तो सामने वाला भी संशोधन करेगा और नाभिकीय युद्ध की संबंधित संभावना क्या होगी, नाभिकीय अस्त्र शस्त्र के होड़ की परंपरा बढ़ जाएगी। तो भारत सरकार का भी वर्तमान में यही स्टैंड है। भारत सरकार नहीं कह रही है कि हम इसको संशोधित ही कर देंगे, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं विपक्ष में तर्क? तेजी से एक दो पॉइंट नोट करें, समय कम है ना। विपक्ष में तर्क, तो पहला तर्क क्या है? पहला, भारत की एक जिम्मेदार व शांतिप्रिय राष्ट्र की छवि को नुकसान, है ना। दुनिया इस बात को मानती है कि भारत क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। भारत जो है उसकी छवि एक शांतिप्रिय राष्ट्र की रही है। दूसरा, संशोधन करने से नाभिकीय हमले की खतरे का भय अधिक, क्योंकि सामने वाला भी राष्ट्र क्या कर लेगा, संशोधित कर लेगा। आप करोगे, पाकिस्तान अगले दिन वो भी कहेगा, है ना। तो फिर इस दक्षिण एशिया के क्षेत्र में नाभिकीय अस्त्र शस्त्र की होड़ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एनएफयू संबंधित नीतियों में क्या संशोधन, निष्कर्ष हमारा क्या होना चाहिए, हम इधर झुके रहेंगे। इससे हमें लाभ भी है। आगे जब इंडिया यूएस रिलेशन पढ़ेंगे, भारत को जो सिविल न्यूक्लियर डील हमारी हुई है उसमें बड़ा रोल रहा है कि भारत ने कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में,
नाभिकीय अस्त्र शस्त्र के प्रसार में कभी भारत की भूमिका नहीं रही है, भारत की पॉलिसी ही ऐसी रही है। तो इससे भारत की एक इमेज जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो है। तो निष्कर्ष में भावना में बहकर इधर नहीं लिखना। सरकार का स्टैंड ज्यादातर क्या है कि जो नीति हमारी परमाणु नीति है वो विपक्ष में है। आपने क्या लिखा पहले ही, आपने क्या लिखा पहला ही लाइन कि भारत किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पर परमाणु हमला पहले नहीं करेगा। ये तो हमारी डॉक्ट्रिन है ना। हो गया। चलिए थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परमाणु अस्त्र शस्त्र के प्रयोग को लेकर क्या रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में, एक दो चीजें। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परमाणु अप्रसार, नॉन प्रोलिफरेशन संबंधित प्रयास, इसको दो भागों में आप देख सकते हैं। पहला ट्रीटी बेस्ड, संधि आधारित दस किलोमीटर। तो तुम वीडियो देख लो ना, फ्री में तुमको वीडियो मिल रहा है, देखो वीडियो में। तुम्हारे 10 मिनट से हमारे हजारों बच्चों का भविष्य उससे प्रभावित होगा, है ना। 10 मिनट वीडियो देखो। दूसरा क्या है, मल्टी लैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम। समझना, ये सब पढ़ते हो समझ नहीं आता, क्लैरिटी के साथ समझिए क्या है। मल्टीलैटरल मतलब क्या होता है, बहुपक्षीय। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, कंट्रोल नियंत्रण, रिजिम मतलब प्रशासन कह सकते हो। जो ट्रीटी बेस्ड है ना, संधि आधारित, उसमें आप पढ़ते हैं एनपीटी, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तीसरा टीपीएनडब्ल्यू, ट्रीटी फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर, टीपीएनडब्ल्यू नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। आगे आएंगे मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम। इसमें कई है, आप अक्सर एमटीसीआर पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पढ़ते हैं, वासनार अरेंजमेंट पढ़ते हैं। ये सब क्या है, मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट। देखो क्या है, दोनों समझते हैं। एक है संधि, जिस संधि के आधार पर हम क्या करते हैं, एक समझौता, जो भी सिग्नेटरी देश हैं वो इस संधि में कही गई बातों के अनुसार व्यवहार करेंगे। तो पहला क्या है, एनपीटी, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अप्रसार परमाणु अप्रसार संधि। दूसरी क्या है, सीटीबीटी, सब समझेंगे कि करके, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तीसरा क्या है, नया है, ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कुछ क्या है कि सिर्फ संधि से काम नहीं होगा, है ना। दूसरा क्या है, मल्टीलैटरल, बहुपक्षीय, जो परमाणु अस्त्र शस्त्र है कैसे बनेंगे, तकनीक से बनेंगे, प्रौद्योगिकी से बनेंगे। परमाणु जो तत्व हैं, अवयव हैं, जो भी उससे संबंधित अयस्क हैं, खनिज हैं, उनके हस्तांतरण से बनेंगे। तो जो परमाणु अस्त्र शस्त्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो उससे संबंधित मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके प्रसार को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह प्रयास होता है। कहां नॉन, कहां लिखा है, नॉन प्रोलिफरेशन। अब इसमें कौन कौन आ जाएगा, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एजी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासनार अरेंजमेंट, डब्ल्यू अभी लिखो, कल इसको डिटेल पढ़ेंगे, एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ये सब है क्या, देखिए, बहुपक्षीय निर्यात। किस चीज का निर्यात, परमाणु अस्त्र शस्त्र कैसे बनेंगे, तो यूरेनियम चाहिए, प्लूटोनियम चाहिए। ये सब प्लूटोनियम सब देश के पास थोड़ी है, तो यूरेनियम हो चाहे प्लूटोनियम हो चाहे जो भी परमाणु अयस्क है, उसका क्या होगा, राष्ट्रों के मध्य प्रसार होता है। कई बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। जैसे बार बार क्या सुनते हो कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, पाकिस्तान ने किसकी मदद की, नॉर्थ कोरिया की मदद की। तो प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार होता है, उस प्रसार को रोकना नॉन प्रोलिफरेशन। तो परमाणु प्रसार को रोकने के लिए क्या संधि हुई, परमाणु अप्रसार, तो नॉन प्रोलिफरेशन। तो एक है संधि आधारित, जिसमें ये सब है, एनपीटी क्या है आगे सब समझेंगे, सीटीबीटी क्या है, टीपीएनडब्ल्यू क्या है, और दूसरा क्या है, मल्टी लैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम, है ना। ये बहुपक्षीय निर्यात को रोकता है, जो माइंस से निकलने वाले, चाहे लॉ एस्क हो चाहे प्रौद्योगिकी हो। तो ये यहां तक आज रखो। चलिए, जिसको अब तक में यहां तक में कोई डाउट है, डाउट खाक रहेगा, एक अरब तो सवाल पूछ ही लेते हो, कल से मैं कमेंट बंद कर दूंगा। यहां तक रखो, कल हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे। ये सब समझोगे, एमटीसीआर में भारत बना तो उससे क्या लाभ है, एनपीटी का भारत क्यों अपोज करता है, सीटीबीटी में भारत ने क्यों साइन नहीं किया है, एजी क्या है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है, वासनार अरेंजमेंट क्या है, कल पढ़ेंगे, पढ़कर आना जो भी मैटर होगा, है ना। चलिए,
थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। जिनको कुछ नहीं पूछना चाहिए, गुड नाइट। चलिए।